वेलकम टू शीलॉन्ग सक्सेस पॉइंट। मॉडर्न हिस्ट्री में आज कवर करेंगे बंगाल के नवाबों को और साथ ही साथ आपने नाम सुना होगा ब्लैक होल ट्रेजेडी या इसको अपन कहते हैं कालकोठरी की घटना। क्या थी कालकोठरी घटना? बंगाल के नवाब क्या थे और अंग्रेजों का जो भारत को गुलाम बनाने का जो दौर चला उसमें सबसे पहले उन्होंने बंगाल को क्यों चुना, इसको आज अपन कवर करेंगे। तो सबसे पहले बंगाल में देखते हैं कि बंगाल के नवाबों में पहला नवाब हुआ था मुर्शिद कुली खां। पहले क्या था कि बंगाल पूरा मुगलों के अधीन था, तो मुर्शिद कुली खां भी मुगलों के अधीन था। मुगलों ने या यूँ कहें सीधी सी बात, औरंगजेब ने इसको मुर्शिद कुली खां को बंगाल का बनाया था दीवान। और 1707 में डेथ हुई किसकी? औरंगजेब की। औरंगजेब की मृत्यु के बाद सभी जगह के प्रांतों के जो दीवान थे वो खुद ही शासक बन गए थे, क्योंकि उसके जो उत्तराधिकारी थे ना औरंगजेब के, वो इतने योग्य नहीं थे, संभाल नहीं पाए, तो सभी लोग अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिए थे। तो मुर्शिद कुली खां बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक बन गया। हालांकि ये नजराना भेजा करते थे सभी लोग। नजराना मतलब कि हमको नवाब बने रहने दो, इसके बदले आप जो भी मोटी रकम दिया करते थे सालाना, नजराना जिसको कहते थे, देते थे ये लोग। तो बंगाल का पहला नवाब था मुर्शिद कुली खां। जैसे दिल्ली के जो शासक हुआ करते थे उनको कहते थे सुल्तान, ऐसे ही बंगाल के शासकों को कहते थे नवाब। ध्यान रखना, ठीक है। पहला नवाब कौन बना बंगाल का? मुर्शिद कुली खां। 1713 से 1727 इसका शासनकाल रहा। हालांकि ये इम्पोर्टेंट आपके लिए है नहीं है, इसके द्वारा जो काम किए गए वो इम्पोर्टेंट है। मुर्शिद कुली खां क्या करता था कि ये खुद नजराना भेजता था बेचारा किसको? मुगल शासकों को। तो इसने एक प्रथा शुरू की थी, इजारेदारी। ध्यान रखना, इजारेदारी प्रथा पूछी गई है कि किस बंगाल के नवाब ने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की थी? मुर्शिद कुली खान ने। इजारेदारी क्या होती है कि ठेके पर टैक्स वसूलना, भू राजस्व की वसूली ठेके पर एक व्यक्ति को दे दी कि तुम पूरे इतने क्षेत्र का टैक्स मुझे इकट्ठा करके दोगे 1 साल का। तो इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी, पूरा टैक्स भी वसूल हो जाता था और गड़बड़ी भी नहीं होती थी। सिर्फ एक व्यक्ति को ठेका दे दो और नवाब को सब कुछ दे देगा। और ये बहुत अच्छी भी चली थी बंगाल में। इसी को देखकर ही तो अंग्रेजों ने भी इसको अपना लिया और इजारेदारी उन्होंने भी लागू की थी। उसके नाम अलग कर दिए थे, परमानेंट सेटलमेंट वगैरह। वारेन हेस्टिंग्स जो चलाएगा वो इसको देख कर ही चलाएगा सबसे पहले। तो ध्यान रखना, मुर्शिद कुली खां ने इजारेदारी प्रथा किसने शुरू की थी? मुर्शिद कुली खां ने। और इसने एक और क्या शुरू किया था? तकावी ऋण। आपने नाम सुना होगा, कौन सा? तकावी ऋण। तकावी, तकावी का मतलब क्या होता है? अग्रिम। अग्रिम मतलब पहले से ऋण दे देना, उसके बदले कुछ भले ही मत लेना। किसानों को इसने तकावी ऋण देना शुरू कर दिया था उनकी सहायता के लिए। अच्छा काम किया था इसने। पूछा जाएगा आपसे कि तकावी ऋण किस बंगाल के नवाब ने शुरू किया था? मुर्शिद कुली खान। कैसा होता है तकावी ऋण? की मान लो आप किसान हैं और आप मुझसे लोन लेने आए। ऋण क्या है? तकावी क्या था? लोन था ये। तो अब बीज का समय है, मान लो आप किसान हैं, आपको खाद के लिए, बीज के लिए किसकी ज़रूरत है? पैसे की। तो मैंने आपको दे दिए 50,000 पहले से ही। जब आपकी फसल हो जाएगी अच्छे से, साल भर बाद, 6 महीने बाद, जितने भी, तो आप मुझे मेरी शर्त के अनुसार मुझे लौटा देंगे। ये था तकावी ऋण। तो किसने शुरू किया था? मुर्शिद कुली खान है। और याद रखना, बंगालों की जो 3 राजधानियों क्रम रहा वो याद रखना है। तो सबसे पहले मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी बनाई थी मुर्शिदाबाद। बंगाल के बीचों बीच में थी मुर्शिदाबाद। किसने बनाई थी इसको राजधानी? मुर्शिद कुली खान ने, अपने ही नाम पर मुर्शिदाबाद। आपको याद रखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मुर्शिद कुली खान ने पहली राजधानी किसको बना दिया था? मुर्शिदाबाद, बंगाल के बीचों बीच। बंगाल जो अभी है वो बंगाल नहीं था उस समय। उस बंगाल में बिहार शामिल था, उड़ीसा शामिल था, और जो बांग्लादेश वाला है ना पूर्वी बंगाल, वो भी शामिल था। तो बहुत बड़ा प्रांत था। सबसे समृद्ध प्रांत कौन था? पूरे भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था बंगाल। अब मैं इसको बता दूँ कितना समृद्ध था। तो देखो, जो अपने पूरे एशिया का, यूरोप को पहले व्यापार होता था ना, उस पूरे व्यापार का 60%, 60% बिजनेस बंगाल से चलता था। ऐसा क्या था? सब कुछ था उसमें, पता? नील यहाँ से व्यापार होता था, सूती वस्त्र यहाँ से, रेशम यहाँ से, सोरा यहाँ से, और बाकी गहने, ज्वेलरी, सब कुछ यहाँ से व्यापार हुआ करता था। तो पूरा पूरे व्यापार का
एशिया के ओवरऑल व्यापार का 60% अपने बंगाल से, इतना समृद्ध था। तो इतनी समृद्धता आई कहाँ से, सोच रहे हो ना आप लोग? मैं बता देती हूँ आपको। क्या हुआ था कि अपना उत्तर भारत और पश्चिमोत्तर भारत और दक्षिण भारत, ये सभी लोग अपने युद्ध में बाहरी आक्रमण से बिल्कुल बर्बाद हो गए थे। नादिर शाह ने आक्रमण किया, पूरी दिल्ली को तहस नहस करके चला गया, तबाह करके लूटा तो लूटा, बाकी पूरी को बर्बाद भी कर गया। शाहजहाँ का तख्त ताउस ले गया, सब कुछ ले गया। उसके बाद बचा कुछ कौन ले गया? अहमद शाह अब्दाली ले गया, और सब कुछ तहस नहस कर गए, खंडर मचा गए। लेकिन बंगाल में ऐसा कुछ नहीं था, बंगाल अछूता था। वहाँ युद्ध कहाँ हुए थे? सारे युद्ध अपने यहाँ से हुए थे, पाकिस्तान साइड से, अफगानिस्तान पंजाब वाला एरिया इधर से हुए थे सारे। तो इधर का एरिया तो वैसे ही कंगाल कर गए थे। सबसे पहले सोमनाथ पे आक्रमण हुई था, तो ऐसे ये पूरा खाली था। लेकिन बंगाल अच्छा बचा हुआ था, बिल्कुल प्रॉस्परस एरिया था। इसलिए अंग्रेजों की नज़र थी कि सबसे पहले बंगाल कब्जे में आ जाए, बंगाल को लूट लें पहले, फिर सबको बाद में देख लेंगे। तो धीरे धीरे बंगाल से शुरुआत की उनने। तो अब समझ में आ गया होगा बंगाल पर क्यों नजर गई उनकी, कितना समृद्ध एरिया था बंगाल। तो पहला शासक हुआ मुर्शिद कुली खां, इसकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद। इसका याद रखना, इजारेदारी प्रथा शुरू की, तकावी ऋण देना शुरू किए किसने? मुर्शिद कुली खान है, ठीक है। इसके बाद दो शासक आए इनके बीच में। इसका दामाद था शुजाउद्दीन, काम का नहीं था, अपने काम का नहीं है। उसके बाद इसका बेटा सरफराज, ये भी अपने काम का नहीं है, बहुत कम कम टाइम के लिए रहे हैं, और ये ज़्यादा टाइम के लिए रहा भी तो इसने कुछ स्पेशल नहीं किया। इसके बाद अब चौथे नंबर पर जो आया है वो अपने काम का है, क्योंकि ये खुद इंटेलिजेंट बंदा था, कई सारे क्वेश्चन अपने लिए छोड़ता है। क्या नाम है इसका? अलीवर्दी खां। कौन? अलीवर्दी खां, बंगाल का चौथा नवाब हुआ, बहुत इंटेलिजेंट था। अभी तक क्या था, ये तीन जो नवाब थे ना, मुगल शासकों को नजराना दिया करते थे। खुद के नवाब बने रहने के चक्कर में कुछ देना पड़ता था इनको बदले में, तो उसको नजराना कहते थे। इसने क्या किया, अलीवर्दी खान ने, इंटेलिजेंट था, 2 करोड़ रुपए दिए इसने, बहुत इंटेलिजेंट था। 2 करोड़ रुपए किसको दे दिए इसने? मुगल बादशाह को, कि अब तेरा मेरा चक्कर खत्म, तू मुझ पे अपनी अधीनता नहीं बताएगा, मैं स्वतंत्र हूँ बिल्कुल। 2 करोड़ पकड़, आंख नहीं दिखाना तू मेरे को। खुद को इसने स्वतंत्र कर लिया पूरी तरह से, नजराना देना बंद, नाम मात्र का उनके अधीन रह गया, नहीं तो पूरा स्वतंत्र था। ये कौन? अलीवर्दी खां, बिल्कुल स्वतंत्र हो गया था। तो बंगाल का पहला पूर्णतः स्वतंत्र शासक ये बना था अलीवर्दी खां। ये अभी तक तीन तो नजराना दिया करती थी, इसने कितने दिए? 2 करोड़। अपने लिए कम लग रहा है, लेकिन उस समय बहुत बड़ी रकम हुई, 2 करोड़ रुपए दिए, और अपना पद इसने स्थायी बना लिया कि अब मैं परमानेंट शासक हो गया, नवाब मैं हूँ असली, अब तो मैं कुछ नहीं दूंगा। बहुत इंटेलिजेंट था अलीवर्दी खां। इसके समय क्या, मराठों का भी आक्रमण होता है, इसने मराठों का भी आक्रमण झेला, ऊपर से अंग्रेजों की भी इसने बहुत कुछ मार झेली थी। लेकिन फिर भी इसने पूरी कोशिश की कि मैं बना रहूं, टिका रहूं, अंग्रेजों से युद्ध ना होने पाए, बस इसने ऐसे अब मैनेजमेंट करके रखा था। और अंग्रेजों से युद्ध हो जाता तो वहीं गड़बड़ हो जाती, क्योंकि इसको पता था कि अपनी कमजोरी अंग्रेजों को पता ना चल जाए, अंग्रेज लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। एक बार क्वेश्चन आया भी है कि किस बंगाल के नवाब ने अंग्रेजों की तुलना या यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की है? इसी ने की है, अलीवर्दी खान ने। इसने कहा था कि ये अंग्रेज है ना, ये मधुमक्खी के छत्ते के समान आए हैं अपने भारत में, जो शहद का अपना उपयोग शहद की तरह मिठास के लिए कर रहे हैं, अपने उपयोग के लिए। तो इसको सब पता था, इसने कैसे भी करके युद्ध डालता रहा था। ये सब मैनेज रहे, बस उनसे युद्ध ना होने पाए, संभाल के रखा था इसने। तो याद रखना, अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से किसने की है? अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान बहुत योग्य था, बढ़िया चलाता भी रहा था पूरा शासन बंगाल का, सब कुछ मैनेजमेंट एक नंबर चल रहा था। लेकिन इसके साथ क्या था, एक बेचारा दुर्भाग्य था इसका, इसके यहाँ बेटा नहीं था। किसके यहाँ? अलीवर्दी खान के यहाँ बेटा नहीं था। 3 बेटियां ही बेटियां थी इसकी, अलीवर्दी खान की। कितनी बेटियां थी? 3 बेटियां थी। तो अब उत्तराधिकारी की समस्या है कि अब उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए। तो जो इसका सबसे छोटी बेटी थी, उसका बेटा था सिराजुद्दौला, नाम जाना पहचाना सिराजुद्दौला, सबसे छोटी बेटे का बेटा। उसकी सबसे जो छोटी बेटी थी उसका बेटा था सिराज, पूरा नाम सिराजुद्दौला। उसको इसने पहले नियुक्त कर दिया था अपने मरने से पहले, 1756 में इसकी मृत्यु हुई थी, कि मेरे बाद सिराज गद्दी पर बैठेगा।
गद्दी पर तो वो बैठ गया, लेकिन उसके बाद जो उसकी 2 बेटियां थीं उनके पति थे पूर्णिया का शासक और एक और मौसी थी उसकी घसीटी बेगम सिराज की। ये दोनों उसके कट्टर दुश्मन हुए, अंग्रेजों से जा मिले। तो अलीवर्दी खां के बाद नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। तो अलीवर्दी खां का दौहित्र, दौहित्र मीन समझ रहे होंगे आप, दौहित्र होता है नाती। अलीवर्दी खां का नाती बनता है बंगाल का नवाब, जिसका नाम है सिराजुद्दौला। तो क्या अलीवर्दी खां तो इंटेलिजेंट था, संभाल रहा था सब कुछ, अंग्रेजों को कैसे भी मैनेज कर रहा था, अभी तक युद्ध नहीं होने पाया। लेकिन सिराजुद्दौला संभाल नहीं पाया बेचारा, क्या था, बहुत गर्म मिजाज था। लेकिन और परिस्थिति भी इसके साथ कुछ ऐसी हुई, कब तक संभाले, कुछ परेशान कर दिया अंग्रेजों ने इसको। क्या किया कि इसके जो दुश्मन थे सारे, इसकी मौसी, इसका जो एक और मौसा जी पूर्णिया का नवाब, घसीटी बेगम इसकी मौसी, ये सब पहले से चढ़ रहे थे कि भाई हम हमारे बेटे को बना दो नवाब। लेकिन अलीवर्दी खान ने इसको बना दिया, तो वो इसके शत्रु थे, अंग्रेजों से जा मिले। अंग्रेज उनको शरण दे रहे थे और बाकी और भी दुश्मन थे, उनको भी अंग्रेजों ने शरण दे दी। और क्या किया, लूट पाटना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। दस्तक जो प्रथा होती है, वो परमिट टाइप का व्यापार करने का, उसका मिसयूज करने लगे अंग्रेज। और तो और उन्होंने क्या कर दिया, बंगाल में किलाबंदी शुरू कर दी बिना उसकी अनुमति के। सिराजुद्दौला नवाब ये है, इसकी अनुमति के बिना किलाबंदी शुरू कर दी, मना करता रहा मत करो ऐसा। और तो और कलकत्ता में आपने सुना होगा एक बहुत ही फेमस किला, फोर्ट विलियम, नाम सुना होगा आपने। तो वो फोर्ट विलियम किला ही प्लासी के युद्ध का मेन कारण बना। कौन सा किला? फोर्ट विलियम, यहाँ लिख लो, बहुत फेमस किला फोर्ट विलियम। ये किला ही सारे फसाद की जड़ बना, फोर्ट विलियम। इस किले को कहाँ बनाया था? कलकत्ता में। सिराजुद्दौला से अनुमति नहीं ली अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम किला बनाने। इसको गुस्सा आई, इसने क्या किया, फोर्ट विलियम पर 20 जून 1756 को, याद रखना कब, 20 जून 1756, नोट करते चले आप, मैं जो बोलूँगी 20 जून 1756, ये डेट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 20 जून 1756 को उसी किले पर, फोर्ट विलियम पर अटैक कर दिया इसने, सिराजुद्दौला ने। और वहाँ पर जितने भी अंग्रेज मिले सबको इसने कैद कर लिया। 146 अंग्रेज इसकी पकड़ में आ गए सिराजुद्दौला के। कितने? 146 अंग्रेज अधिकारी इसने पकड़ लिए सिराजुद्दौला ने। और पकड़ कर पता है क्या किया, 146 अंग्रेज अधिकारियों को पकड़कर इसने उसी फोर्ट विलियम कॉलेज में, एक कोठरी थी, अंग्रेजों ने ही बनाई थी, ऐसी कोठरी थी बिल्कुल बंद, और ऊपर से सिर्फ यहाँ ढक्कन लगा हुआ था एक। उन गुस्सा इतना तेज गुस्से वाला था, 146 पूरे अंग्रेज इसने पकड़े, कैद किए, और यहाँ से टपकाता था इस कोठरी में। पूरे 146 अंग्रेज अधिकारियों को 18 फीट लंबी, 14 फीट चौड़ी, सिर्फ सकरी सी में 146 अंग्रेज अधिकारियों को इसने बंद कर दिया। यहाँ से टपकाता गया, और यहाँ पे लास्ट में ढक्कन भी बंद कर दिया उसने। और 20 जून की रात, सोचिए कौन सी डेट थी अभी बताइए, 20 जून 1756, 20 जून 1756 की रात इसने 146 अंग्रेज अधिकारियों को इस कोठरी में बंद कर दिया, ऊपर से ढक्कन लगा दिया। तो इसमें से पता है जी, 146 लोगों में से, 146 लोगों में से सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे, बाकी 123 तो मर गए, भगवान को प्यारे हो गए, इतने की मृत्यु हो गई। कितने जिंदा बचे? सिर्फ 23, बाकी 123 लोग मर गए उस कोठरी में। सिराजुद्दौला ने इसमें भेड़ बकरियों की तरह बंद की होंगी, बिल्कुल एक के ऊपर एक होंगे ऊपर से। तो जो 23 लोग जिंदा बचे थे, उसमें से एक इतिहासकार जिसने बताया था कि ऐसी ऐसी कोठरी थी, इसमें ऐसा हुआ था, खुद इतिहासकार था, इसका नाम था जेड हॉलवेल, अंग्रेज अधिकारी था ये। तो बेचारा इतिहासकार था, उस जगह पता नहीं कैसे इतिहास लिखने के लिए पहुंच गया था, ये भी पकड़ में आ गया। वो कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता था, उस जगह मौजूद था तो ये भी पकड़ में आ गया। कौन?
जेड हॉलवेल। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि ये बच गया और बचकर सीधा भागा ब्रिटिश सरकार के बड़े अधिकारियों के पास पहुंचा और उसने पूरे पूरे हाल बताई कि ऐसे ऐसे बंगाल का नवाब है। उसने 140 अपने लोगों को पकड़ा और बंद कर दिया और उसमें से हम 23 बच गए हैं। तो विश्वास नहीं किया ब्रिटिश सरकार ने। यूरोप पहुंचा था डायरेक्ट जाना। कौन है? जेड हॉलवेल। उनको विश्वास नहीं होता कि तुम कैसे बच गए जब 123 मर गए। तो इसने बोला कि बाकी सब लोग तो नीचे थे, मेरा नसीब अच्छा था कि मैं लास्ट में पकड़ में आया और लास्ट में इसमें गुजरा। तो ये ढक्कन के वहीं रात भर में पड़ा रहा, तो ऐसे मैं बच गया हूँ, मेरे साथ 22 और बच गए, हम 23 लोग बचे हैं बस। तो ऐसे ब्रिटिश सरकार को जब पता चला तो फिर उसने अपनी सेना भेजी किसके में? लॉर्ड क्लाइव। आपने नाम सुना होगा, क्लाइव। ये षड्यंत्र रचेगा बहुत तेज, क्लाइव। और एक और था इसका साथी वाटसन, यही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था उसमें, क्लाइव। इसके नेतृत्व में सेना भेजी कि जाओ अब अटैक करो फिर से कलकत्ता पे। तो इसने, क्लाइव ने कलकत्ता पर अटैक किया, जीत लिया फोर्ट विलियम फिर से। और अंग्रेजों के साथ सिराजुद्दौला को एक संधि करनी पड़ी जिसका नाम है अलीनगर की संधि। कौन सी? अलीनगर। अलीनगर की संधि, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुई। कई बार प्रश्न पूछा गया है अलीनगर की संधि किस किस के बीच हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भी अगर अंदर पूछा जाए तो क्लाइव, और इधर कौन था अपना? सिराजुद्दौला। पहले की गई थी, अभी प्लासी का युद्ध हुआ नहीं है, अभी तो पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। इधर से इसने बंद मार दिए, 123 व्यक्ति 140 बंद किए थे, इसकी भी गलती थी। उधर से उनने कलकत्ता जीत लिया था तो संधि करनी पड़ी दोनों। कौन सी? अलीनगर की संधि। कि अब तुम हमारे बीच में नहीं बोलोगे, हम तुम्हारे बीच में नहीं बोलेंगे, हमें जो करना वो हम करेंगे, तुम कर दे रहना, ठीक है। अलीनगर की संधि के हिसाब से जो तोड़फोड़ हुई थी, उनका जो नुकसान हुआ था अंग्रेजों का, वो भी इसको देना पड़ा था सिराजुद्दौला को। और साथ ही साथ कलकत्ता में एक टकसाल भी उनकी खोलने के लिए मंजूर देनी पड़ी सिराजुद्दौला को। मतलब अंग्रेजों के पक्ष में रही थी अलीनगर की संधि। उसके बावजूद भी अंग्रेजों ने संधि का उल्लंघन किया और अटैक करते रहे। और इस तरह अब अगली वीडियो में बताऊंगी प्लासी का युद्ध कैसे हुआ। बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको कि प्लासी का युद्ध क्या है। अभी आपको कालकोठरी की घटना समझ में आ गई होगी, ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या हुआ था। सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 की रात को 140 अंग्रेज अधिकारियों को 18 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी ऐसी कोठरी बंद कर दिया, जिसमें से मात्र 30 व्यक्ति जिंदा बचे, जिसमें से एक स्वयं वो इतिहासकार जेड हॉलवेल भी शामिल था, जिसने आगे सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था हमारे साथ। तो आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, जिसमें बताऊंगी प्लासी की लड़ाई क्या थी।